जय भीम। मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर रामा। जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हम इसके तीसरे टॉपिक जो है आर्थिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों जरूरी है के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत अब तक हम जान चुके हैं कि किस तरीके से रोम में पेट्रिशियंस और प्लेबियंस के बीच में राजनीतिक सत्ता में बराबरी का अधिकार हासिल करने के लिए कड़ा संघर्ष चला और पेट्रिशियंस को मजबूरी में प्लेबियंस को अधिकार देने पड़े। लेकिन एक बार किस तरीके से धर्म को बीच में लाकर पेट्रिशियंस ने प्लेबियंस को बेवकूफ बना दिया, और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर धर्म की देवी डेल्फी का उदाहरण देते हैं। तो अब हम यहां से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर अब आगे कौन सा उदाहरण हमारे सामने रख रहे हैं। तो चलिए 3.7 समाजवादियों की वैचारिक भूल यह मानकर चलने की है कि चूंकि यूरोप के समाज में संपत्ति ही शक्ति के स्रोत के रूप में प्रमुख है, तो भारत में भी यही नियम लागू होगा, या यही नियम अतीत में भी यूरोप पर लागू होता था। तो यहां पर वे दो बातें कह रहे हैं। एक तो सबसे पहली वैचारिक भूल वे किसको कह रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर यहां अपना आक्रोश समाजवादियों के प्रति प्रकट कर रहे हैं। ये उनकी जड़ सूत्रता और एकांगीपन को रेखांकित कर रहे हैं। तो ये फुटनोट में उनकी वैचारिक भूल जिसे वे मान रहे हैं उसको मैंने पढ़ा। अब भाषण पर लौटती हूं। इसमें डॉक्टर अंबेडकर दो बातें कह रहे हैं कि यूरोप और भारत जो है वो दोनों अलग अलग देश हैं और अलग अलग कल्चर मेंटेन करते हैं, अलग अलग सोच दोनों ही कल्चर में है। जहां यूरोप वैज्ञानिक तार्किकता की तरफ बढ़ चुका है, वहीं भारत अभी भी धार्मिक अंधता के गर्त में डूबा हुआ है। ये 1936 की बात थी, लेकिन आज भी ये बिल्कुल लागू हो रही है शब्द दर शब्द। और दूसरी बात डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे हैं कि हमेशा से जो है पैसा वहां पर शक्ति का स्रोत नहीं था यूरोप में। उससे पहले वहां पे धर्म भी था, सामाजिक परिवर्तन हुआ और फिर बाद में पैसा आया। तो अपनी बात को वो इलैबोरेट कर रहे हैं आगे की लाइंस में। सुनिए, धर्म, सामाजिक स्थिति और संपत्ति ये तीनों शक्ति या सत्ता के स्रोत होते हैं जो दूसरे की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने में किसी व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इतिहास के किसी चरण में एक प्रमुख हो उठता है तो किसी चरण में दूसरा। तो प्राचीन यूरोप का जो एग्जाम्पल डॉक्टर अंबेडकर ने रखा था वो यही था कि यूरोप पहले जो है धार्मिक अंधता में डूबा हुआ था, जैसे कि पेट्रिशियंस और प्लेबियंस का एग्जाम्पल उन्होंने सामने रखा था, प्राचीन यूरोप का है। और उसके बाद कैसे लोगों के विचारों में बदलाव आया, सामाजिक उत्थान की तरफ वो बढ़े, धर्म से निकलकर आगे आए और उन्होंने एक साइंटिफिक सोच अपनाई। उसके बाद ही वहां पर आर्थिक संपन्नता आई, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे शुरू हुआ। तो भारत अभी उससे बहुत पीछे है। यदि स्वतंत्रता ही आदर्श है, यदि स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि एक आदमी का दूसरे आदमी पर नियंत्रण खत्म हो जाए, तब स्पष्टतः इस पर जोर नहीं दिया जा सकता कि आर्थिक सुधार ही एक ऐसा सुधार है जिसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। किसी खास समय में या किसी खास समाज में शक्ति का स्रोत जब सामाजिक और धार्मिक दोनों हैं, तब सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार दोनों को ही सुधार के आवश्यक स्वरूप के रूप में स्वीकार करना होगा। तो अब टू द पॉइंट वो आ गए हैं कि भारत के संदर्भों में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यदि आप रखकर सोचेंगे तो यहां पर तो सामाजिक सुधार के साथ साथ धार्मिक सुधारों की भी बहुत जरूरत है। यूरोप से जैसे कि समाजवादी, जो कि उस समय कम्युनिस्ट लोगों के लिए इस्तेमाल होता था समाजवाद शब्द, कम्युनिस्टों के लिए कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट जो है वो यूरोप के कल्चर को एज इट इज यहां पर रखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। यूरोप जो है वो धर्म से ऊपर उठकर एक साइंटिफिक सोच की तरफ बढ़ गया है और इंडिया जो है उसके मुकाबले अभी कुछ भी कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा है। तो यहां पर तो सिर्फ सोशल रिफॉर्म ही नहीं, रिलीजियस रिफॉर्म की भी बहुत जरूरत है और दोनों ही साथ साथ चलने चाहिए। आगे वे कह रहे हैं 3.8 इस तरह भारत के समाजवादियों द्वारा अपनाई गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर आक्रमण किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं समाजवादियों की इस दलील की वैधता के लिए कि संपत्ति की समानता ही वास्तविक सुधार है और किसी भी अन्य सुधार के पहले इसका होना जरूरी है, जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या आवश्यक नहीं है।
तो अगेन कम्युनिस्टों के ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं कि उनकी समझ ये है कि यदि आर्थिक सुधार हो जाएंगे तो सारे सुधार हो ही जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि उनकी ये सोच है तो फिर इतिहास की चर्चा करना ही बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इतिहास ऐसा नहीं बोलता। इतिहास कहता है कि पहले धर्म प्रधानता थी, उसके बाद सामाजिक प्रधानता आई, साइंटिफिक सोच आई, और उसके बाद जो है आर्थिक प्रधानता आई। बहरहाल समाजवादियों से मैं जो पूछना चाहता हूं वे ये है, पहले सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाए बिना क्या आप कोई आर्थिक सुधार ला सकते हैं? ऐसा लगता है कि समाजवादियों ने इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया है। मैं उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहता। मैं एक प्रमुख समाजवादी नेता द्वारा मेरे एक मित्र को लिखे गए पत्र से एक उद्धरण प्रस्तुत करता हूं। इस उद्धरण में वे कहते हैं, जब तक एक वर्ग दूसरे वर्ग के दमन और दुर्व्यवहार का लेश मात्र चिन्ह भी बचा हुआ है, तब तक मैं नहीं मानता कि हम भारत में एक स्वतंत्र समाज की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि एक समाजवादी आदर्श में मेरा विश्वास है। अतः अपरिहार्य रूप में विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संपूर्ण समानता में मेरा विश्वास है। मेरे विचार से इस तथा दूसरी समस्याओं का सच्चा उपचार समाजवाद ही पेश करता है। तो अपनी ही बातों में वो कॉन्ट्राडिक्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। कहां समाजवादी यानी कि कम्युनिस्ट लोग ये दावा करते हैं कि यहाँ पर भी आर्थिक संपन्नता से सारी चीजें बैलेंस हो सकती हैं, लेकिन वहीं पर दूसरा विचार भी दे रहे हैं कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर जब तक शोषण जारी रखेगा तब तक ये समानता आ ही नहीं सकती। तो डॉक्टर अंबेडकर यहीं पर हंस रहे हैं उनके ऊपर, उनकी सोच पर, कि मान रहे हैं वो कि एक वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग के ऊपर शासन कर रहा है, तो सामाजिक सुधार ही हर तरीके से पहले होना चाहिए। 3.9 अब जो सवाल मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि क्या किसी समाजवादी के लिए इतना कहना ही काफी है कि विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संपूर्ण समानता में मेरा विश्वास है? ये कहना कि ये विश्वास काफी है बतलाता है कि इस बारे में समझ का पूर्ण अभाव है कि समाजवाद का मतलब क्या है। यदि समाजवाद एक व्यावहारिक कार्यक्रम है और कहीं दूर बसने वाले यथार्थ से कटा हुआ आदर्श नहीं है, तो किसी समाजवादी के सामने प्रश्न नहीं होता कि समानता में उसका विश्वास है या नहीं। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर अंबेडकर इस वक्त कह रहे हैं। उसके सामने प्रश्न ये होता कि एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन और दुर्व्यवहार उसे अखरता है या नहीं, जो एक व्यवस्था के तहत एक सिद्धांत के स्तर पर होता है और इस तरह जुल्म और अत्याचार को ये अनुमति देता है कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग रखा जा सकता है। तो बहुत सारी बातों को लेके खिल्ली भी उड़ा रहे हैं समाजवादियों की छोटी सोच की, संकुचित दायरे की, कि इससे बाहर निकलकर सोच नहीं रहे हैं। बिल्कुल उनकी सोच ऐसी है जैसे कुएं का मेंढक, कि कुएं से बाहर आने की कोशिश पहले होनी चाहिए। आप कुएं को ही सारी दुनिया समझकर अगर बैठ जाएंगे तो उसके आगे नदियां भी हैं, समुद्र भी हैं, महासागर भी हैं। कुआं जो है वो अपने आप में पूरी दुनिया नहीं है। और उसके लिए वो कई सारे एग्जाम्पल्स यहां पर कोट कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने किया कि यदि समाजवादी कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो उनके सामने सबसे पहला प्रश्न, उनको सबसे पहले जो सोचना चाहिए वो यही सोचना चाहिए कि समानता में विश्वास से भी पहले कि एक वर्ग दूसरे वर्ग को जो है वो दबा कर रखता है, उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। 3.10 अपनी बात को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए मुझे ये विश्लेषण करने दें कि समाजवाद को हासिल करने में कौन से कारक शामिल होते हैं। अब यह स्पष्ट है कि समाजवादियों द्वारा चाहा गया आर्थिक सुधार तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक एक ऐसी क्रांति ना हो जाए जिसके जरिए सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। सत्ता पर काबिज सर्वहारा ही कर सकता है। तो ये विचार तो बिल्कुल भगत सिंह से मेल खाते हैं डॉक्टर अंबेडकर के। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या भारत का सर्वहारा वर्ग ऐसी क्रांति लाने के लिए एकत्र हो सकता है? इसकी प्रेरणा उसे कहां से मिलेगी? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य चीजें समान रहें तो यह कार्रवाई करने के लिए उसे एक ही चीज प्रेरित कर सकती है, और वे ये है
की भावना कि जिन लोगों के साथ वह काम कर रहा है वह समानता और बंधुत्व और सर्वोपरि न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो पूरा पढ़ लेती हूं, फिर एक्सप्लेन करती हूं। जब तक लोग ये जानेंगे नहीं कि क्रांति के बाद उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा तथा जाति और धर्म के आधार पर कोई पक्षपात नहीं होगा, तब तक वे संपत्ति की समानता लाने वाली क्रांति में शामिल नहीं होंगे। तो एक सीधी सी बात वे रख रहे हैं सामने कि जो सर्वहारा वर्ग यानी कि श्रमिक वर्ग जो है उसमें भी तो भेदभाव होता है। जो श्रमिक वर्ग है उसमें भी जात पात और धर्म का डिवीजन है, तो कैसे वो एकजुट होगा? उन सबको एकजुट करने के लिए सबसे पहले तो सोशल रिफॉर्म होना चाहिए, उनके दिमाग से जाति को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये सर्वहारा वर्ग एक साथ आ सकता है। तो सिंपल सी बात वो यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादियों को। 3.11 मुझे विश्वास है कि क्रांति का नेतृत्व करने वाले समाजवादी का यह आश्वासन काफी नहीं है कि जाति में उसकी कोई आस्था नहीं है। तो काफी खिल्ली उड़ा रहे हैं कि बात तो समाज को पलटने की कर रहे हैं, लेकिन जाति के प्रश्न पर वो भी चुप हैं। वे बार बार आर्थिक उत्थान की बात कर रहे हैं कि हाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म होना चाहिए। सोशल रिफॉर्म में वो सिर्फ इतना मान रहे हैं कि एक वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग के ऊपर को दबाने की कोशिश कर रहा है, अमीर है तो गरीब को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो वो सारे गरीबों को एक लेवल पे रखकर बात कर रहे हैं, जबकि बात ऐसी नहीं है। जो गरीब है, जो ऑलरेडी शोषित वर्ग है, मान लीजिए कि श्रमिक वर्ग, मजदूरों का सभी पूंजीपति जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी जायज मांगों को भी वो खारिज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी श्रमिक वर्ग में हैं उनमें समानता है, उनमें भी जाति और धर्म का भेदभाव है। ये सीधी सी बात डॉक्टर अंबेडकर कहते हुए समाजवादियों की यानी कि कम्युनिस्टों की खिल्ली उड़ा रहे हैं भारतीय संदर्भों में। यह आश्वासन ऐसा होना चाहिए जिसकी नींव और अधिक गहरी हो, अर्थात व्यक्तिगत समानता और बंधुत्व की भावना से उत्पन्न एक दूसरे के प्रति हमवतनों के नजरिए से पैदा होने वाला आश्वासन। क्या ये कहा जा सकता है कि भारत का सर्वहारा जो निर्धन है, अमीर और गरीब के बीच के फर्क को छोड़कर किसी और फर्क को मान्यता नहीं देता? बिल्कुल देता है। बात सिर्फ अमीर और गरीब की नहीं है, गरीब में भी जातियां हैं और धर्म का डिवीजन है। यदि वास्तविकता यह है कि वे एक दूसरे फर्कों को भी मान्यता देते हैं, तो अमीरों के खिलाफ कार्रवाई में सर्वहारा वर्ग से किस तरह की मोर्चागत एकता की उम्मीद की जा सकती है? यदि सर्वहारा एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकता तो क्रांति कैसे हो सकती है? तो मजदूरों में भी जो इतने सारे डिविजन्स हैं उनको एक साथ कैसे कोई लाएगा? हिंदू है तो वो मुसलमान के साथ काम करने को तैयार नहीं है, वो छोटी जात वालों के साथ काम करने को तैयार नहीं है। मुसलमान भी छोटी जात वालों के साथ काम करने को तैयार नहीं है, वो भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि हिंदू करते हैं छोटी जात वालों से। तब फिर एकता कहां से आएगी? तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, सवालों के जरिए वो अपने एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हैं, वो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि इनके ऊपर कभी सोचा है समाजवादियों ने यानी कि कम्युनिस्टों ने। 3.12 अगर तर्क के लिए मान लिया जाए कि किस्मत की मेहरबानी से क्रांति हो गई और समाजवादी सत्ता में आ गए, तो क्या उन्हें भारत में प्रचलित एक खास तरह की सामाजिक व्यवस्था से पैदा होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्रांति हो भी जाए चलिए, तो कैसे करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस का? वहां पर भी तो धर्म और जाति आड़े आ जाएंगे। मैं नहीं देख पाता कि जिन पूर्वाग्रहों के कारण भारत के लोग उच्च और निम्न, शुद्ध और अशुद्ध का भेद मानते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न समस्याओं से दो दो हाथ किए बिना भारत में कोई समाजवादी राज्य एक सेकंड के लिए भी कैसे काम कर सकता है? यदि समाजवादी सिर्फ अच्छे अच्छे मुहावरों का उच्चारण कर संतुष्ट हो जाना नहीं चाहते, तो उन्हें यह बात माननी ही होगी कि सामाजिक सुधार की समस्या मूलभूत समस्या है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। तो मुझे लगता है मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डॉक्टर अंबेडकर भी सेम वही बातें यहाँ पर अब बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा जाति की व्यवस्था गहरे तक सबके दिमाग में घुसी हुई है
कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी यहां पर नहीं हो सकता तब तक जब तक कि हम लोग जाति से मुक्ति नहीं पालें। 3.13 भारत में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था एक ऐसा मसला है जिससे किसी भी समाजवादी को निपटना ही पड़ेगा। जब तक वह ऐसा नहीं करता है वह क्रांति के अपने लक्ष्य को उपलब्ध नहीं कर सकता है और खुशकिस्मती से वह क्रांति करने में सफल हो जाता है तब वह जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए सामाजिक व्यवस्था से उसे मोर्चा लेना ही होगा। कि आप बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आ जाए तो इकोनॉमिक रिफॉर्म चलिए मान लिया, अब बंटवारा कैसे होगा उस रिफॉर्म का? संपत्ति पर सर्वहारा सत्ता पर आ भी गया तो अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त फिर वही जाति धर्म वाले प्रश्न उठेंगे। तो उससे पहले ये सोशल रिफॉर्म करिए, उसके लिए सामाजिक व्यवस्था से उसे मोर्चा लेना ही होगा। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर मेरे विचार से कोई विवाद नहीं हो सकता। समाजवादी अगर क्रांति से पहले जाति की ओर ध्यान नहीं देता तो क्रांति के बाद उसे ऐसा करना ही होगा। यह इस बात को दूसरी तरह से कहना है कि अगर आप किसी भी ओर मुंह कीजिएगा, जाति एक ऐसा राक्षस है जो आपका रास्ता रोकेगा ही नहीं बल्कि काटेगा भी। जब तक आप इस दैत्य का वध नहीं करते आप ना राजनीतिक सुधार कर सकते हैं और ना ही आर्थिक सुधार। तो राजनीतिक सुधार डेल्फी की देवी, वो राजनीति की देवी डेल्फी के जरिए हम समझ चुके हैं पैट्रिशियंस और प्लेबियंस को रखकर रोम में। और वैसे ही यहां पर राजनीतिक सुधार नहीं हो सकते भारत में और ना ही किसी तरह का कोई आर्थिक सुधार हो सकता है, क्योंकि यदि मजदूर सब संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार भी कर लें तो भी वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त जाति को और धर्म को हमेशा दिमाग में रखेंगे। इसीलिए उसका टूटना पहले ज्यादा जरूरी है। ये छोटी सी बात डॉक्टर अंबेडकर जो है तरह तरह के उदाहरणों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति का तोड़ना ही एक उपाय है देश की तरक्की के लिए। तो इतनी सी बात वे कह रहे हैं और यहाँ पर इसका थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट एपिसोड में इसके चौथे पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। तो आपको ये एपिसोड पिछले एपिसोड में आपने बताया कि आपको समझ में आ रहे हैं और आप लोगों का आभार कि आप लोग पूरा सुनते हैं और सिर्फ अपने तक ही नहीं सुनिए, इनको स्प्रेड करने में अंबेडकर नामा का सहयोग भी करिए। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।